तो औषधि कल्प वन के अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रवाल पंचामृत रस और दूसरा है कामदूदा रस। ये दोनों ही रस जो हैं इनके इंग्रेडिएंट्स और इनका जो फार्मेकोडायनेमिक्स है वो दोनों सेम रहते हैं, इसलिए हम इसे साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है प्रवाल पंचामृत रस। इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है। प्रवाल पंचामृत रस धूतपापेश्वर और डाबर कंपनी का और भी बहुत सारी कंपनियों का अवेलेबल है। तो प्रवाल पंचामृत रस, इसके अंदर पंचामृत आ रहा है, यानी कि इसके अंदर 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर अमृत का काम कर रही हैं। प्रवाल इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट रहता है। घटक द्रव्य की बात करें तो मेन जो है इसमें प्रवाल भस्म रहेगी। इसके नाम में ही प्रवाल है तो मेन इसमें जो है प्रवाल भस्म रहती है। ये इसमें सबसे महंगी भस्म है जो डलती है। प्रवाल जो है इसमें सबसे ज़्यादा मेन है, इसलिए 2 भाग डलती है, बाकी सारी चीज़ें एक एक भाग हैं। प्रवाल के अलावा इसके अंदर जो है मुक्ता शुक्ति भस्म डली हुई है, यानी कि जो सीप होती है, शुक्ति होती है, ये एक एनिमल होता है सीप। इस एनिमल के अंदर जब धूल का कण प्रवेश करता है तो ये जो एनिमल होता है सीप जो है ये अपने सिक्रीशन से रिलीज करता है और इन सिक्रीशन से जो है मोती की उत्पत्ति होती है। तो मुक्ता शुक्ति से ही मुक्ता की उत्पत्ति होती है, तो हम इन्हें याद रखेंगे कि इसके अंदर शुक्ति भी है और मुक्ता भी है। मुक्ता को ही मोती भी कहा जाता है और मुक्ता फल भी कहा जाता है। तीसरा इसमें है शंख भस्म। शंख भस्म में भी शंख की जो है नाभि यूज़ की जाती है। जो पूरा शंख है वो यूज़ नहीं करेंगे, पूरा शंख में से शंख नाभि निकाल दी जाती है जब उसे पूजा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो अंदर से निकाली गई शंख नाभि है उसका इस्तेमाल जो है आयुर्वेद में अलग अलग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। तो इसके अंदर प्रवाल है, मुक्ता है, शंख भस्म है, मुक्ता शुक्ति भस्म है और कपर्द भस्म, यानी कि जो कोड़ियाँ होती हैं उनकी भस्म होती है। प्रवाल इसमें जो है 2 भाग रहता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें एक एक भाग रहती हैं। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। प्रवीण मुक्ता हुआ कपटी अमीरों की शानो शौकत से। तो यहाँ पर प्रवीण से हो जाएगा प्रवाल, मुक्त से हो जाएगा मुक्ता, कपटी से हो जाएगा कपर्द, अमीर से यहाँ पर हो जाएगा अर्क दुग्ध, जिसकी इसके अंदर भावना लगती है। अर्क दुग्ध या फिर रवि दुग्ध भी इसको बोलते हैं। ये इसमें 6 भाग डलता है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये मिलाकर कितने हो जाते हैं 6 भाग, क्योंकि प्रवाल जो है वो 2 भाग था। तो अर्क दुग्ध की इसमें भावना लगती है, वो 6 भाग लिया जाता है सबके सब कंपोनेंट्स के बराबर। तो यहाँ पर अमीरों से हो जाएगा अर्क दुग्ध, शान से हो जाएगा शंख भस्म और शौकत से हो जाएगी शुक्ति भस्म। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। जो ये हमारा प्रवाल पंचामृत रस है इसका रोगाधिकार क्या है? गुल्म। भैषज्य रत्नावली गुल्म रोगाधिकार है ये। और जो प्रवाल पंचामृत रस है इसका यूज़ जो है पित्तज रोगों में किया जाता है। जो प्रवाल भस्म होती है ये परम शीत होती है और जो मुक्ता और शंख भस्म है ये दोनों भी शीत होती हैं, इसलिए इसका यूज जो है पित्तज रोगों की शांति के लिए किया जाता है। इसका श्लोक देखें तो इसमें दिया हुआ है प्रवाल मुक्ता फल। प्रवाल लेना है, मुक्ता फल लेना है, शंख लेना है, शुक्ति लेना है, कपर्द का नाम से सम अंश भागम, और कपर्द लेनी है सभी चीज़ें सम अंश भाग में। प्रवाल मात्रम द्विगुणम प्रयोज्यम, सिर्फ प्रवाल ही 2 गुना प्रयुक्त करना है। सर्वयम समांशम रवि दुग्धमेव, और इन सभी के समान भाग में क्या लेना है? रवि दुग्ध यानी कि अर्क दुग्ध लेना है। ये सभी का समान भाग मिला के कितना हो जाएगा? 6 भाग। सबसे पहले इसकी निर्माण विधि देख लेते हैं। सबसे पहले मोती या मुक्ताफल लेना है, उसको जो है 6 भाग जो अर्क दुग्ध था हमारा उसके साथ उसका मर्दन कर लेंगे। कितनी देर तक? 3 प्रहर तक। ठीक है, उसका पेस्ट टाइप बना लेंगे और बाद में उसमें जो है बाकी भस्म मिलाकर उसका मर्दन करेंगे। तो इस तरह से उसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनने के बाद उस पूरे पेस्ट की एक टिकिया या पैलेट टाइप बना लेंगे और उस पैलेट को जो है सुखा लेंगे। सुखाकर उसे जो है शराब संपुट में बंद कर देंगे और उसे पुट देंगे। शराब के 2 शराब लेनी है, उन दोनों के बीच में उस टिकिया को रखना है। शराब के ऊपर जो है संधि बंधन करना है दोनों के बीच में कपड़ मिट्टी का लेप करके, और जो है पुट यानी कि अग्नि देनी है। इस प्रकार 2 पुट देकर स्वांग शीत होने के बाद जो है खल्व में मर्दन करके पीस कर कांच की शीशी में जो उसको सुरक्षित कर लेंगे। मात्रा इसकी कितनी रहती है? 1 वल। 1 वल कितना होता है? 3 रति। 1 वल इसकी मात्रा रहती है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। नित्यम द्विवारम प्रतिपाकम युक्तम। जो प्रवाल पंचामृत रस है इसका सेवन नित्य करना है। कितनी बार? 2 बार। द्विवारम 2 बार करना है। प्रतिपाकम युक्तम,
यानी कि जब भोजन का परिपाक हो जाता है उसके बाद सेवन करना है। वल्ल प्रमाणम ही नरेण सेव्यम, और नर को इसका सेवन वल्ल के प्रमाण में यानी कि 3 रत्ती के प्रमाण में करना चाहिए। अनुपान इसका रहता है क्षीर और मधु, दूध और शहद इसका अनुपान है। उपकरण और साधन हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं। इमाम दस्ता चाहिए होगा सभी चीज़ों का चूर्ण बनाने के लिए, थाली चाहिए होगी इंग्रेडिएंट्स को रखने के लिए, चम्मच इंग्रेडिएंट्स को निकालने के लिए डालने के लिए, पुट्टी यंत्र अग्नि देने के लिए, वस्त्र चाहिए होगा कपड़ मिट्टी का लेप करने के लिए भी और चूर्णों को छानने के लिए भी, 2 शराब चाहिए होंगे ताकि हम उसमें टिकिया को रख सकें, खल यंत्र चाहिए मर्दन करने के लिए, और मुल्तानी मिट्टी चाहिए कपड़ मिट्टी का लेप लगाने के लिए। देन हम इसकी अगर रोगग्नता की बात करें तो ये जो हमारा प्रवाल पंचामृत रस है इसका यूज़ पित्त प्रधान व्याधियों में किया जाएगा, जैसे कि अग्निमांद्य हो गया, ग्रहणी हो गया, अतिसार हो गया, आना हो गया, और इसी तरह से काश श्वास में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये दोनों भी जो है पित्त स्थान समुद्भव व्याधियाँ हैं। गुल्म जो है इसका मेन रोगाधिकार है, और गुल्म में जो है एक्स्ट्रा वृद्धि हो जाती है, और उसी तरह से प्लीहा रोग जो प्लीहा वृद्धि होती है स्प्लीनोमेगाली होती है, उसको भी हम इसी तरह से याद कर सकते हैं कि उसमें भी वृद्धि होती है गुल्म की तरह ही। तो गुल्म और प्लीहा हम साथ में याद रख सकते हैं। इसके अलावा मूत्रगत व्याधियों में, हृदय रोग में और उदर रोगों में भी इसका यूज़ किया जाता है। पथ्य पथ्य जो है रोगी के अनुसार रहेगा, रोग के अनुसार और दोष के अनुसार रहता है। और अवस्था अनुसार उपयोग देखें तो पित्तज गुल्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रवाल पंचामृत रस विद आंवला क्वाथ। पित्तज रोगों में इसका यूज़ कैसे करते हैं। प्रवाल पंचामृत रस विद सीतोपलादी चूर्ण, मधु या फिर गुलकंद या आंवला मुरब्बा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुल्म एवं उदर रोग में प्रवाल पंचामृत रस दिया जाता है पुनर्नवा क्वाथ के साथ। तो ये तीनों जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अपचन में प्रवाल पंचामृत रस का यूज़ होता है नींबू रस या अम्ल वर्ग के द्रव्यों के साथ। प्लीहा वृद्धि में प्रवाल पंचामृत रस ताजे दही के जल के साथ। कंठ में दाह हो रहा है या अम्ल उद्गार है, ये भी जो है पित्त प्रधान व्याधि हैं, तो इसमें प्रवाल पंचामृत रस देंगे अनार के स्वरस या फिर दाडिम अवलेह के साथ। काश श्वास में प्रवाल पंचामृत रस दिया जाता है आर्द्रक स्वरस और मधु के साथ। अदरक और मधु दोनों ही कफनाशक होती हैं, तो ये काश श्वास में अच्छा काम करेंगे। सेवन काल दिन में 2 बार लेना है, हमने पहले भी पढ़ा। खाने के बाद दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। काल मर्यादा, ये जो है काल मर्यादा है 8 से 24 दिन तक इसका लगातार सेवन कराया जाता है। विधि पूर्वक सेवन करने पर इसका कोई भी दुष्प्रभाव देखा नहीं जाता है। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। देन आती है इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि ड्रग ने बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखाया, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो प्रवाल पंचामृत रस हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शंस करता है, क्या क्या काम करता है वो बताए हैं। सबसे पहला है एंटासिड इफेक्ट। ये जो है पित्त शामक होता है। ड्यू टू इट्स शीत वीर्य मधुर विपाक एंड रूक्ष गुण इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द हाइपर एसिडिटी। जो प्रवाल पंचामृत रस है वो पित्त शामक होता है, और जो एसिडिटी होती है वो मेनली पित्त की वजह से ही होती है, तो पित्त का शमन करता है शीत वीर्य होने की वजह से। तो ये एंटासिड इफेक्ट दिखाता है। इसके अंदर जो हमने पहले वाले पढ़ी हैं ये प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, ये सारी जो हैं कैल्शियम रिच होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर। इट रैपिडली न्यूट्रलाइजेज द इसोफेजियल एसिड एंड मे प्रिवेंट द रिफ्लक्स। जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत एसिड इसोफेजिस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट होती है, तो उस एसिड को ये जो है न्यूट्रलाइज करता है। जो HCl होता है उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइन होकर जो है सोल्ट फॉर्मेशन कर देता है, CaCl2 बना देता है, जो कि एक सोल्ट होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन GIT से आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से ये एंटासिड इफेक्ट दिखाता है। कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कैल्शियम का सोर्स होता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव, इसके अंदर जो है कैल्शियम लार्ज अमाउंट में था, और कैल्शियम जो है वो नॉर्मल कार्डियो फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट। कैल्शियम एक्ट्स एज अ लिंकर इन द म्यूकस एंड द म्यूकोसा। स्टमक की हमारी 4 लेयर्स होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा।
जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, उसके ऊपर जो है म्यूकस की कोटिंग होती है, जिस वजह से वो स्टमक की प्रोटेक्शन करती है और स्टमक पर कोई भी एसिड का इफेक्ट नहीं हो पाता। जो म्यूकस और म्यूकोसा का लिंक है वो कैल्शियम की वजह से होता है। अगर कैल्शियम को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो जीआईटी की जो डिफेंस लाइन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। Therefore, calcium ions released from the calcium-based bhasma enhance the protective mechanism of the gastric mucosa. Then है anti-diabetic effect. Calcium ions stimulate the insulin release into the blood. तो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ाते हैं कैल्शियम आयंस। देन है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, एज इट कंटेन्स कैल्शियम विच एल्कलाइजेज द यूरिन एंड प्रिवेंट द यूरिन इन्फेक्शन। तो जो प्रवाल पंचामृत रस है इसका जो है मूत्रकृच्छ में मूत्रगत व्याधियों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो यूरिन की एसिडिटी को कम करता है। अगर यूरिन में एसिडिटी बढ़ गई है, पित्त बढ़ गया है, तो उसको कम करने वाला होता है और वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं हो पाती, इस वजह से ये एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट दिखाता है। देन लास्ट है एंटी डायरियल इफेक्ट। जो कैल्शियम है ये इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट को जो है स्लो कर देता है। डायरिया मेनली इंटेस्टाइन की फास्ट मूवमेंट्स की वजह से होता है, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो कैल्शियम जो है इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को डिक्रीज करता है, या तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर फंक्शन पर एक्ट करके। इस वजह से ये जो है डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जब हमने कोई भी ड्रग लिया तो उसका किस तरीके से बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, किस तरह से वो पूरी बॉडी में फैला, किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और किस तरह से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आती हैं। तो इसके जो हैं 4 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो प्रवाल पंचामृत रस है इसे ओरली लिया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू होता है। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो ब्लड में पहुंचने के बाद टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर द एक्सर्ट देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। देन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर। एक्सक्रीशन, जो प्रवाल पंचामृत रस है इसका एक्सक्रीशन मेनली यूरिन और फीसिस के थ्रू होता है। हमने फार्माकोडायनेमिक्स की इसकी बात की, लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया तो उस वजह से किडनी में स्टोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन की जब भी कंडीशन होगी जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर कैल्शियम के डिपोजिशन के चांस रहते हैं और स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। देन रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो जो कैल्शियम की परसेंटेज प्रवाल पंचामृत रस है उसमें पाई गई है 46%। Most of the ingredients present in this formulation are Sheethavirya and calcium rich. It produces least side effects when given in the patients. In patients with bronchial asthma, it should be given with the precautions because it may increase the breathlessness and cough in some patients. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ब्रोंकियल अस्थमा में से बहुत ज़्यादा ध्यान से देना चाहिए। देन दूसरा आता है हमारा कामदूधा रस। इस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होता है, दूध पापेश्वर का, डाबर का, बैद्यनाथ का। जिसका रेफरेंस है वो आता है रस तंत्र सार का और सिद्ध प्रयोग संग्रहम, खलवीय रसायन का प्रकरण है। ये जो बुक है हमारी इसके अंदर कोई भी श्लोक नहीं है, तो यहाँ पर भी श्लोक नहीं दे रखा है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें जो है 5 चीज़ें हैं जो कि प्रवाल पंचामृत रस जैसी ही हैं। मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, कपर्दिक भस्म, शंख भस्म, ये सारी चीज़ें इसमें एक एक भाग लेनी है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रवाल पंचामृत रस में प्रवाल 2 भाग थे, यहाँ पर कितना है, 1 भाग है। इसके अलावा जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, गैरिक और गुड़ूची। शुद्ध गैरिक और गुड़ूची सत्व एक एक भाग इसमें लिया जाता है, ये दोनों ही याद रखने, बाकी 5 जो हैं सेम है। उपकरण और साधन कौन कौन से चाहिए होंगे, क्योंकि ये खलवीय रसायन है तो इसे खरल के अंदर मर्दन करके बनाया जाता है। सभी द्रव्यों को एकत्र करके खल में मर्दन करके बना लेंगे। तो इमाम दस्ता चाहिए होगा सभी का चूर्ण बनाने के लिए, खल यंत्र मर्दन करने के लिए, थाली चाहिए होगी, चम्मच चाहिए होगी और वस्त्र जो है वो चूर्ण को छानने के लिए यूज़ होता है। जो कामदूधा रस है ये प्रवाल पंचामृत रस से ज़्यादा पोटेंट होता है। इसकी मात्रा जो है 1 से 4 रत्ती रहती है। अनुपान इसका मेनली क्या रहता है, सीता और जीरा।
और आंवला की चूर्ण, गोदुग्ध, दूर्वास व रस भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है, सीता और जीरा। रोगज्ञता की बात करें तो ये भी सेम पित्तज विकारों में यूज़ होगा। अम्ल पित्त हो गया, रक्त पित्त हो गया, जो भी पित्तज व्याधियाँ हैं, दाह है, मूर्छा है, भ्रम है, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सोम रोग में, श्वेत प्रदर में, रक्त प्रदर में, प्रमेह में और अतिसार में भी इसका यूज़ होता है। पथ्य पथ्य इसका रोगी के अनुसार और दोष के अनुसार रहता है। देन काम दूधारस के अवस्था अनुसार उपयोग क्या रहते हैं। शीत सह ज्वर वमन के साथ, कि वमन भी है और बुखार भी है शीतता के साथ, यानी कि ठंड देके बुखार आ रहा है, उसमें यूज़ करेंगे काम दूधारस विद स्वर्ण माक्षिक भस्म। रक्त पित्त के अंदर कामदूधा रस का यूज़ होता है दूर्वा स्वरस या अनार के शरबत या आंवले के मुरब्बे के साथ। अम्ल पित्त में यूज़ होगा कामदूधा रस विद सूत शेखर रस, आंवला स्वरस और घृत। पित्त प्रधान शिरः शूल में कामदूधा रस का यूज़ होता है मिश्री के साथ। ज्वर में यूज़ होता है कामदूधा रस जीरक चूर्ण और मिश्री के साथ। सेवन काल की बात करें तो दिन में 2 बार इसका सेवन किया जाता है, दोपहर और रात्रि में। जो पित्त के काल होते हैं उस टाइम पर इसका सेवन किया जाएगा, दिन के मध्य में और रात्रि के मध्य में। तो दिन के मध्य में को इसने दोपहर लिख दिया है, रात्रि का मध्य हमें पता ही है। काल मर्यादा इसका सेवन जो है 42 दिन तक कराया जाता है। दुष्प्रभाव, अगर विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है। जो इसके फाइटोकेमिकल कंपोजिशन है उसमें मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फेरस ऑक्साइड है हमारा, गैरिक एल्केलॉइड्स होते हैं, फिनोलिक्स होते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। फार्माकोडायनामिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट है इसमें हेमोस्टैटिक एक्शन। जो कामदूधा रस है ये इसके अंदर जो है सुधा वर्ग के द्रव्य हैं और सभी के सभी कैसे हैं, शीत वीर्यात्मक हैं और पित्त शामक हैं। तो ये जो है रक्त पित्त जैसी जो व्याधियां हैं उनकी तीक्ष्णता को कम करते हैं। और जो इसके अंदर स्वर्ण गैरिक डला हुआ है वो रक्त का स्तंभक होता है, इसी वजह से रक्त पित्त में रक्त को जो है रोक देता है, वो नासिका मार्ग से या और किसी मार्ग से शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। सेकंड है एंटासिड इफेक्ट, क्योंकि इसके जो द्रव्य थे वो शीत वीर्यात्मक और पित्त शामक थे, पित्त की तीक्ष्णता को कम करते हैं, इसी वजह से ये नेचुरल एंटासिड की तरह काम करता है। देन है नेफ्रोप्रोटेक्टिव। Due to its शीतवीर्य and पित्त शामक properties, it helps in curing burning micturition। तो इस वजह से ये क्या है, नेफ्रोप्रोटेक्टिव है। नेफ्रो जो वर्ड है वो किडनी से रिलेटेड है, इसलिए बर्निंग मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है। देन है ऑब्स्टेट्रिक सपोर्ट। इन प्रेग्नेंट वीमेन इफ द वोमिटिंग इज बिटर और सोर विद बर्निंग सेंसेशन। तो इम्पॉर्टेंट बर्निंग सेंसेशन और बिटर और सोर वोमिटिंग, ये सारे जो हैं पित्त के लक्षण हैं, तो वहाँ पर कामदूधा रस का सेवन कराया जा सकता है। इट हेल्प्स टू क्योर द सिम्टम्स एंड गिव सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। देन है कार्डियो प्रोटेक्टिव। इसके अंदर जो है कैल्शियम डला हुआ था जो कि नॉर्मल कार्डियक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सपोर्ट। It helps to cure the symptoms of the gastrointestinal tract such as indigestion, अग्निमांद्य एंड अरुचि, क्योंकि इसके अंदर जो है दीपन पाचन प्रॉपर्टीज होती हैं। Then research updates. Combination of the Ayurveda drugs as per one's prakriti and severity of the symptoms given in the patient of Urdhva Amlapinth was found to effectively cure patients within 28 days. These drugs were found to be well tolerated, safe and acceptable. तो ऊर्ध्व अम्लपित्त में जब कामदूधा रस का सेवन करवाया गया तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिला है, वेल टॉलरेटेड, सेफ एंड एक्सेप्टेबल है। देन हम इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। किसी भी ड्रग को बॉडी में लेने पर बॉडी ने उसकी तरफ कैसे रिएक्ट किया, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मेटाबोलाइज किया और कैसे एक्सक्रीट आउट किया, वो सारी चीज़ें आती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इनको हम याद रखते हैं ADME से। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू दी सर्कुलेशन। जो ये कामदूधा रस वाली फॉर्मेशन है इसको ओरली लिया जाता है और इसका एब्जॉर्प्शन GIT के थ्रू होता है।
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज और द टारगेट ऑर्गन्स। सर्कुलेशन में जाने के बाद जो हमारी ये फॉर्मुलेशन है प्रवाल पंचामृत रस और कामदूधा रस, ये दोनों ही जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती हैं। जो एसिडिक कंपोनेंट होगा इनमें से वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा, बेसिक कंपोनेंट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। क्योंकि ये हमारा एक हर्बो मिनरल ड्रग है तो इसकी जो है बाइंडिंग की मैक्सिमम एफिनिटी रहती है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, और इसी वजह से ये जो है टाइटली बाउंड हो जाता है। टाइटली बाइंड रहेगा तो स्लोली रिलीज होगा और हमारे बॉडी में लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा और लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन दिखाता रहेगा। एब्जॉर्प्शन में ये पार्ट रह गया था, जो हर्बल कंपोनेंट होता है वो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है, लेकिन जो मिनरल कंपोनेंट है यहाँ पर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करते हैं। तो इसके अंदर मिनरल कंपोनेंट हमारा गैरिक है और हर्बल कंपोनेंट क्या है, गुड़ूची है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। जो नॉन पोलर कंपोनेंट है उसे पोलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देना ताकि किडनी उसे आसानी से एक्सक्रीट आउट कर सकें। बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो ड्रग है उसने अपना एक्शन दिखा दिया, उसके बाद उसको जो है बॉडी से बाहर निकालना है, उसको उसके लिए जो है उसका मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, जो कि कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर। Metabolism occurs primarily in the liver where the active ingredients may be converted into the unutilized metabolites। जो हर्बल कंपोनेंट है वो फेज 1 मेटाबॉलिज्म को पास करेगा और जो मिनरल कंपोनेंट है वो सेकंड फेज मेटाबॉलिज्म को पास करेगा। जो फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर टोटली जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो सेकंड फेज मेटाबॉलिज्म है वो थोड़े बहुत जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए होते हैं, जो कुछ अमाउंट में पोलर हैं उन्हें जो है हाईली पोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है सेकंड फेज मेटाबॉलिज्म में। देन लास्ट इनका यह होता है एक्सक्रीशन। जो मेटाबॉलिट्स बने मेटाबॉलिज्म के बाद वो जो है यूरिन और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जो हर्बल कंपोनेंट के मेटाबॉलाइट्स होंगे उनका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, और जो मिनरल कंपोनेंट के मेटाबॉलाइट्स हैं उनका एक्सक्रीशन बाइल और फीसिस के थ्रू होता है। तो इस तरीके से ये कामदूधा रस और प्रवाल पंचामृत रस हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं।